हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। इसके पहले हम चैप्टर नंबर 4 वायु के बारे में पढ़ चुके हैं। वायु में जिसमें विभिन्न प्रकार की जो ऑक्सीजन पाई जाती हैं, गैसें पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में, हम लोगों ने उसका अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जल के विषय में। जल हमारा किस प्रकार से पृथ्वी पर उपयोगी है और जल चक्र कैसे बनता है, कौन सी धाराएं गर्म धाराएं हैं, कौन सी ठंडी धाराएं हैं, गर्म धाराओं होने का क्या कारण है, ठंडी होने का क्या कारण है, दोनों जो मिलती हैं वहाँ पे क्या निर्माण होता है। तो इस चैप्टर में इन्हीं सब बातों पे अध्ययन करेंगे। लगातार क्लासें एनसीईआरटी की हमारी चल रही हैं। आप प्लेलिस्ट से जुड़कर हमारे चैनल से क्लासें देख सकते हैं। तो बगैर टाइम को ख़राब किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। चैप्टर नंबर 5 है, जल है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो जल होता है, जल हमारे पृथ्वी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्रोत है। जल होता क्या है कि जैसे वर्षा का कोई जल है, इसमें सबसे पहले बताया गया है कि जो वर्षा का जल है, जैसे कहीं पर किसी गड्ढे में कहीं भरा हुआ है तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें नाव बनाकर उसमें तैराते हैं। लेकिन कुछ टाइम तक, दोपहर होते होते या कुछ टाइम के बाद होता क्या है कि वो जल गायब हो जाता है। कहाँ गायब हो गया, कैसे गायब हो गया, कहाँ वो जल कहाँ चला गया, उसके बारे में बता रहा है कि वह जल जो है सूर्य के ताप के कारण वाष्पित होने लगा है। मतलब वाष्प बन के कहीं उड़ गया है ना। और जब ये उड़ जाता है तो वाष्प बनने के बाद फिर ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने पर ये क्या होता है, संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। और बादलों से फिर यहाँ से क्या होती है, फिर ये वर्षा होती है और धरती पर या समुद्र में नीचे गिरता है। तो जब वर्षा होती है और धरती से समुद्र से नीचे गिरता है, और यह कहीं न कहीं लगातार अपने रूप में बदलता रहता है। ठीक, और बदलता रहता है, जो महासागर, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, जिसे जल चक्र कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसमें दिखाया गया है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर नीचे देखेंगे समुद्र का या कहीं जल भरा हुआ है, समंदर, नदी का, तो क्या होता है, धूप की वजह से, अत्यधिक ताप की वजह से वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के करने के बाद एक निश्चित दूरी पर जा कर के यहाँ पे रुक जाता है। अब बादलों के रूप में यहाँ पर वाष्प इकट्ठा होता है, और फिर वही बूंदे बन के कहीं न कहीं बूंदे बन के ये वर्षा होती है। वर्षा क्यों होती है, कैसी वर्षा होती है, पिछले अध्याय पढ़ चुके हैं कि वर्षा किस प्रकार से होती है। और फिर वह वर्षा होने के बाद फिर यह जल कहीं, जहाँ अगर पहाड़ियों पर हुआ कहीं, तो फिर ये धीरे धीरे स्रोत उसका बना करके फिर ये यहीं आके मिल जाता है और फिर होता है। तो इस प्रकार से वाष्पीकरण होता रहता है। अब इसमें आगे बता रहा है कि पृथ्वी जो है थलशाला के समान है, शताब्दियों से यह उपस्थित है ना। देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी का इसमें बता रहा है, इसमें ये बता रहा है कि जैसे हरियाणा का जो वही जल कभी हरियाणा के खेतों में सिंचाई के लिए काम आ सकता है, तो कभी वही जल नदी में, अमेजन नदी में रहा होगा। इसका मतलब यह है कि भाई वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, तो कहाँ से जब उठ रहा है ये वाष्प जो बन रहा है, किस नदी से कहाँ से बनेगा, और फिर ये बादल के रूप में कहाँ बरसेगा, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि कहाँ जाके वो बरसेगा। इसीलिए बताया गया है कि जो कभी पानी कभी हरियाणा में जिसकी कभी बारिश हुई है, तो हो सकता है वो कभी अमेजन नदी में बहता रहा होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा है अलवण जल के मुख्य स्रोत। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पहले ये जानना जरूरी है कि जो पृथ्वी पर जो जल है वो जितने % है, उसमें जो खारा पानी सबसे ज़्यादा है और पीने योग्य पानी बहुत कम है। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि जो खारा पानी होता है उसके स्रोत क्या हो सकते हैं, नदी हो सकता है, तालाब हो सकते हैं, हिमनद हो सकता है, मतलब बर्फ होगा ना। महासागर एवं समुद्रों का जल, महासागर और समुद्रों में जल होता है वो बहुत ही खारा होता है। खारा होने का तात्पर्य वही है जो सोडियम क्लोराइड है, अर्थात जो नमक होता है जिसका प्रयोग हम करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ये जल चक्र के बारे में यहाँ से देखते हैं। हाँ, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि जो हमारे महासागरों का जल है, जो महासागर हैं वो
जितनी भी नदियां हैं अक्सर सबका पानी खारा ही पानी होता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया ये महाद्वीप इधर दिखा गया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा भाग पे सिर्फ और सिर्फ पानी है, और जो है और कम ही स्थान पे ज़मीन है। अब यहाँ से दिया है जल का वितरण, यहाँ से थोड़ा सा इसको समझते हैं। जल का वितरण दिया है, इसमें बताया गया है कि जो पृथ्वी का है 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, जैसा कि अभी देख चुके हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भाग पे क्या है, जल ही है, और धरती बहुत कम स्थान पे है ना। तो फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जब अधिक से अधिक जल है तो फिर भी कुछ देशों में, बहुत सारे देशों में जल की कमी क्यों है? उसके लिए बताया है कि जो संपूर्ण जल है हमारा, वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा 97% कहाँ है, यह महासागर में है। उसके बाद 2% जो है बर्फ़ के रूप में है। वहीं भूमिगत जल जो है 0.68 है, भूमिगत मतलब ज़मीन के अंदर वाला, और जो है झीलों का अलवण जल मतलब बिना खारा वाला जल इतना है। उसके बाद ये जल का पूरा स्रोत दिखाया है कि जो नमकीन झीलें हैं वो कौन है, वायुमंडल में भी कितना पानी है, नदियों का पानी, टोटल 100% दिखाया है। तो इसमें जो हम देखेंगे कि जो बिना पानी वाला, बिना नमक वाला जो जल है वो बहुत ही कम है, उसके बारे में एक बार दिखाया है। उसके बाद अब यहाँ देखते हैं, ये थोड़ा सा दिया है कि किस प्रकार से जल को समझा जा सकता है खारा बना करके, मतलब ये है, इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि जल के उपयोग के बारे में, कि उसका उपयोग जो है बहुत ही बहुमूल्य है। आगे बढ़ते हैं। इस बार हम थोड़ा स्पीड चलेंगे क्योंकि पिछली वीडियो हमारी काफ़ी लंबी जा चुकी है, उसमें टाइम ज़्यादा चल गया था। अब महासागरीय परिसंचरण क्या है, इसको एक बार देखते हैं। इसमें बता रहा है कि जब हम महासागर में या कहीं पर जो चलते हैं वहाँ की अनुभूति के बारे में बता रहा है। जैसे जब हम महासमुद्री तटों पर चलते हैं तो वहाँ पे जादुई सी अनुभूति होती है। कैसे होती है? जैसे बालू है, पवन है, समुद्री पंछियाँ, वायु हैं, उनकी एक विशेष माहौल होता है, उसी के बारे में बता रहा है कि संगीतमय बना देते हैं ना। तालाब झील, जब तालाब झील शांति के विपरीत शांत के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान आता है। देखिए हम इसके पहले ध्यान पड़ चुके हैं ना कि जो झीलों का निर्माण कैसे होता है। जैसे नदियाँ ऐसे चली हैं तो जब नदियाँ कट के यहाँ से बहने लगी तो जो बचा हुआ क्षेत्र झील बन जाता है। तो जब ये बचा हुआ क्षेत्र झील बन जाता है तो कहीं ना कहीं ये इसका पानी शांत ही रहेगा। लेकिन अगर महासागरों की बात करेंगे तो दूर दूर से चल के दूर दूर आता है और दूर दूर तक फैला है, तो जाहिर सी बात है उसके पानी क्या होगा, हमेशा बहता रहेगा, उछाल भी रहेगा, और उसमें तरंगे, ज्वार भाटा भी उत्पन्न होते रहेंगे। ज्वार भाटा क्या है अभी आगे समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जब समुद्र है, जो समुद्र है बड़े बड़े, जो महासागर है, उसमें तरंग का मतलब क्या होता है, तरंग कैसे होती है। तरंग कुछ इस प्रकार से होती हैं कि जो हमेशा पानी चलता है ऊपर उठता रहता है। जैसे इसमें उदाहरण के जरिए बताया है कि जैसे आप कोई बच्चे खेल रहे हैं, अगर उनकी गेंद जो है कहाँ चली जाती है, पानी में चली जाती है, तो तरंगों के साथ गेंद वापस लौट आती है। महासागरीय तरंग, जल उठता है और गिरता है, मतलब तरंग का मतलब क्या हुआ, जल का उठना हुआ। जो जल उठा है वो गिरेगा भी, जो जल ऊपर गया है वो गिरेगा ही। तो यही हुआ कि जल का उठना और गिरना ये तरंग कहलाता है। अब ये तरंग जो पैदा होती है, तरंग चलती है, इसके कई कारण हो सकते हैं ना। जैसे वायु का चलना, हाँ, विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं, हाँ, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, कोई उद्गार हो गया, हाँ, या तो ज़मीन के नीचे कोई भूस्खलन हो गया, या कोई अन्य कारण हो जाए तो होता है ना। यही कारण है कि यह जो है कभी कभार क्या होता है कि इसके परिणाम से 15 मीटर तक की ऊंचाई विशाल ज्वारी तरंगें उठती हैं। मतलब कभी कभी ये तरंगें इतना होती हैं कि ये कम से कम 15 मीटर तक जो है, विशाल 15 मीटर तक ऊपर उठ जाती हैं। ये तरंगें बता रहा है ना।
उठ जाती हैं, जिसे सुनामी भी कहते हैं। जब ये तरंगे ज़्यादा ऊपर जाती हैं तो इन्हें सुनामी भी कहते हैं। और इसमें बता रहा है कि अभी तक का सबसे जो विशाल तरंगे हुई सुनामी आई है 150 मीटर मापा गया था, जिसमें 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली होंगी। मतलब ये जो तरंगे चली हैं, जो ऊपर उठी हैं, ये 70 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं, मतलब हेलीकॉप्टर से तुलना किया जा सकता है। 2004 के सुनामी के तटीय क्षेत्रों में ये हुआ था, और जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी। इसमें कुछ पृथ्वी की सुनामी के बारे में बताया है कि किस तरह से वो अपना तांडव करती है ना। एक देखिए 2004 में सुनामी तरंगे आई थी, जिसमें बहुत सारा विनाश हुआ था ना, और जिसका जो उत्पन्न होने का केंद्र था वो सुमात्रा की पश्चिमी क्षेत्र था, वहाँ से था। और सबसे ज़्यादा जो मापा गया था, इसकी तीव्रता थी 9 मापी गई थी। मतलब ये 7 में ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पर तो 9 मापा गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा थी। और इसमें हुआ क्या था कि जो बर्मा साइड का कुछ क्षेत्र है, वहाँ की प्लेटें खिसक गई थी, जिसके कारण हुआ था ना। और यह हुआ था, सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे से आई थी। बहुत ही स्पीड रही है यह सुनामी जब आई थी। तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ वहाँ पे वही सब दिया है, उसके बारे में, सुनामी के बारे में दिया है, किस प्रकार से आती है। ये तमिलनाडु के तट के बारे में बताया है कि यहाँ पे भी सुनामी बहुत ही ज़्यादा आई थी। अब महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, ये आता है ज्वार भाटा। देखिए ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार भाटा भी इसीलिए होता है, क्या होता है कि जब हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जिस क्षेत्र में जो जल का भाग होता है, जहाँ जहाँ जल होते हैं, वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं इनमें किसी कारणवश क्या, अभी कारण भी बताया जाएगा, कि जब ये किसी कारणवश ये तरंगे, ये यहाँ का जो पानी है वो ऊपर उठता है, और जो पानी ऊपर उठेगा तो नीचे भी आना फिक्स रहेगा। तो जो ऊपर उठता है उसे ज्वार कहते हैं, और वही पानी जब नीचे आता है तो उसे भाटा कहते हैं, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं ना। सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबा देता है, जिसे ज्वार कहते हैं। जब ऊपर उठेगा तो अपने किसी भी क्षेत्र को डुबो सकता है, जिसे ज्वार कहते हैं। और फिर उसी क्षेत्र में जब वह नीचे चला जाता है तो उससे क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। यह क्षेत्र कभी कभार समुद्र के किनारे से इतना ऊपर तक बह जाता है कि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा तबाही आ जाती है। हाँ, ऐसे में मछुआरों को कभी कभार फ़ायदा मिल जाता है मछलियों का। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिखाया है कि जो जल ये होता है, ज्वार भाटा आता क्यों है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, जो पृथ्वी पर आता है। जब पृथ्वी पर चंद्रमा के निकट जो है, चंद्रमा पृथ्वी के निकट आती है तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है, और जिसके कारण उच्च ज्वार आता है। और यह कब अक्सर होता है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में होता है। खास तौर पर कब, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में रहती हैं, तब ये आता है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे एक सीध में आई है, एक पोजीशन और दिखाते हैं। यहाँ पे भी एक सीध में आई है तब होगा, और दूसरी इस पोजीशन में जब सीध में आएंगी तो अत्यधिक जो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, जिसे जो है ज्वार और भाटा आएगा। ठीक, अगर यह कम मात्रा में है तो उसे लघु ज्वार कहेंगे, और ज़्यादा मात्रा में है तो दीर्घ कहेंगे। इसमें एक चीज़ और है कि जैसा कि है कि होता क्या है कि जब समुद्र का पानी तटीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ता है तो विनाश होने के साथ साथ और मछलियाँ जो होती हैं वो किनारे से काफ़ी ऊपर तक चली जाती हैं, और मछलियों को पकड़ने में मदद मिलती है ना। ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती है, और मछुआरों को बिना किसी दिक्कत को मछलियाँ पकड़ने में बड़ी आसानी मिलती है ना। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा जल के उतार चढ़ाव को विद्युत भी उत्पन्न करता है, जिसका प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं में क्या देखना है, इसमें देखेंगे हम कि देखिए महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो एक निश्चित सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं। मतलब जो महासागरीय धाराएं हैं वो जिधर बह रही वही बहेंगी। लेकिन इसमें को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पहले समझ लेंगे कि जब हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी की, जैसे मान लेते हैं ये भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा और बहुत सारी रेखाएं हैं। ध्यान ये देना है कि जो जल धाराएं हैं, आपको पता है कि ये दक्षिणी ध्रुव रहता है, ये उत्तरी ध्रुव रहता है, और सबसे
ठंडा क्षेत्र कौन सा है, यही क्षेत्र है, ये ध्यान देना है तभी ये समझ में आएगा पॉइंट। तो जब ये ठंडा क्षेत्र है तो जायज़ सी बात है यहाँ से जो जल धाराएँ चलेंगी और इधर से जो चलेंगी ध्रुवों से, वो कैसी रहेंगी, ठंड रहेंगी। वहीं ये भूमध्य रेखा जहाँ पे सूर्य सीधा पड़ता है, भूमध्य रेखा का क्षेत्र कैसा है, ये गर्म क्षेत्र है। और गर्म क्षेत्र है तो यहाँ पे जो जल धाराएँ चलेंगी, कैसी धाराएँ चलेंगी, गर्म चलेंगी। तो ध्यान देना है, जो जल धाराएँ भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगी, जो जलधाराएँ भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगी, वो जलधारा कैसी रहेंगी, गर्म जलधारा रहेंगी। इधर भी वही हाल रहेगा। लेकिन अगर कोई जलधारा जो ध्रुव से भूमध्य की रेखा की ओर आ रही है, जो ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आ रही है, वह ठंडी जलधारा रहेगी। इस बात का ध्यान रखना है। इसका कारण क्या है कि ऊपर का क्षेत्र या ध्रुव जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, और बेद का क्षेत्र गर्म होता है। आइए अब इसको देखते हैं। महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली, ये तो हो गया, जलधारा कहते हैं ना। देखिए गर्म और ठंडी भी हो सकती है, जो महासागरीय जलधाराएं गर्म हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती है ना। गर्म महासागरीय धाराएं देखिए वही दिया, भूमध्य रेखा के निकट जो उत्पन्न होती है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, वो ठंडी होती है। ये देखिए यहाँ पे दिया है ना, ध्रुव या उच्च अक्षांशों, उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर बहती है। जैसे लेब्राडोर महासागरीय धारा कैसी धाराएं हैं, लेब्राडोर कैसी जलधारा है। अगर इसको देखेंगे हम मैप में देखेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ एक बार पढ़ लेते हैं, फिर नीचे मैप है उसको देखते हैं ना। लेब्राडोर कैसी महासागर है, यह धारा शांत जलधारा होती है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, ठीक। तो कैसी है ये, अगर लेब्राडोर देखा जाए तो यह शीत होती, शीत मतलब ठंडी है। वहीं पे गल्फ स्ट्रीम कैसी है, ये गर्म है, ठीक। किसी क्षेत्र को प्रभावित करती है, किसी क्षेत्र को तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं में स्थलीय सतह गर्म रहता है और जो है जो ठंडी रहती है वहाँ पे ठंडा रहेगा। विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट। तो इसके कुछ उदाहरण है। इसके कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर गर्म धाराएं चलती हैं वह क्षेत्र गर्म, और जहाँ पे ठंडी धाराएं चलती हैं वह क्षेत्र ठंडा होता है। वहीं पर जहाँ पे दोनों धाराएं गर्म और जो है ठंडी जलधाराओं का जहाँ मिलती है, वह एक विशेष स्थान होता है, वहाँ विशेष प्रकार की एक काई का निर्माण होता है, जिससे वह क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा मछली उत्पादन के लिए माना जाता है ना। यह अक्सर जलधाराएं कहाँ बनती हैं, जापान और उत्तरी अमेरिका के आसपास बनती हैं। अब थोड़ा सा ये मैप दिया है विश्व का पटल पे, इसको थोड़ा सा देखते हैं और ये क्लास यहीं से ख़त्म हो जाएगी। आज की जो वीडियो हम लिए हैं ये बहुत ही कम टाइम में इसको ख़त्म करना चाहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए अभी इसमें जो दिया था यहाँ पे मैप में देखेंगे तो ये देखिए लेब्राडोर कहाँ पर दिया है, ये यहाँ पे दिया है, ध्यान से देखिए, ये लेब्राडोर यहाँ पे है। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जलधारा किधर आ रही, इधर आ रही है। मतलब किधर से आ रही, ऊपर से नीचे की आ रही है। ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है यहाँ पर। तो ये कैसी रहेगी, जायज़ सी बात है ऊपर से आ रही ठंडी रहेगी। वहीं पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे गल्फ स्ट्रीम जो है ये किधर से जा रही, भूमध्य रेखा से जा रही है, तो ये कैसी रहेगी, ये गर्म जल धाराएँ रहेंगी। इस प्रकार से कई जलधाराएँ हैं जिनको हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी ठंडी है। बस अनुमान इस बात का रखना है कि हमें जो है जलधारा किधर से किधर की ओर बह रही है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व भर में 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ से ये क्लास आज की ख़त्म होती है, लेकिन अगर इसमें देखना है तो थोड़ा सा इसमें इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि इसमें जो होती हैं उसमें क्या क्या और दिया गया है इस मैप के बारे में। इसमें जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे जो बड़ी नदी है वो मिसिसिपी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अर्थात फ्रेश वाटर जो है सुपेरियन झील भी यहीं पर स्थित है। प्रेयरी घास का मैदान भी यहीं पाया जाता है। एक यहाँ पर गुट्टुन झील है जो मानव निर्मित झील है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जिसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक बहुत ही
अच्छा स्थान है जिसे बैकबर स्थान कहते हैं, बैकबर या कामागाटा मारू, यह यहीं पर है। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे और कई स्थान महत्वपूर्ण होते हैं। कामागाटा मारू है, उसके बाद यहीं पर एक महत्वपूर्ण शहर है जिसे सेंट फ्रांसिस्को कहते हैं ना। गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1913 में, वो भी यहीं पर हुई थी ना। एंजिल जो है, एंजिल भी, लॉस एंजिल भी यहीं पर स्थान पड़ेगा। यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्री भी है जो है, जैसे एरोप्लेन होती हैं वो भी चीज़ें यहीं पे पाई जाती हैं। हार्डवेयर के चट्टान जैसे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, सबकी जो है स्थान वो भी यहीं पर पाया जाता है लॉस एंजल्स में। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद इसमें बस यहाँ से क्लास आज की ये ख़त्म करते हैं। जलधाराओं में इसमें जो दिखाया गया है उसमें जलधाराओं का यही क्रम रहा है कि इसमें बाकी बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, बस इतना समझना है कि कोई जलधारा, अगर मान लीजिए जलधारा ऊपर से आ रही है, कोई जलधारा किधर से आ रही है, ऊपर से आ रही है, तो वो कैसी रहेगी, वो ठंडी रहेगी। अगर इधर से कोई जा रही है तो गर्म रहेगी। वही हाल इधर होगा नीचे, कि इधर से जा रही है तो गर्म, कोई इधर से आ रही तो वो ठंडी जलधारा हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से आज की क्लास ख़त्म होती है। अच्छा, इसमें एक लास्ट टॉपिक ये दिया है कि जहाँ पर गर्म जलधाराएं एवं ठंडी जलधाराएं जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पे कुहरे का भी बहुत ज़्यादा निर्माण होता है और मौसम भी बहुत ज़्यादा कुहरे वाला मौसम बना रहता है। तो कुहरे का मौसम बने होने के कारण इसमें जो नौका संचालन होते हैं, नौका जो चलाते हैं, उनको बाधा आती है। तो आज की क्लास यहाँ से ख़त्म होती है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी हमारी क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।